हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम समझते हैं और इसी के बेस पर आगे जो है आप जो हैं फैराडे लॉ हैं उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फैराडे लॉ भी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो क्या है। हमारे पास मान लो कोई एपरेटस है, कोई वसील है, कोई बर्तन है। हमने क्या करा, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन फिल कर दिया। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो आपको पिछले वाली वीडियो में बताया गया था। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया के बारे में पिछले वाली वीडियो में बताया गया, आप उसे देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे या फिर उसको जो है मोल्टन स्टेट में लिया जाएगा। अब हमारे पास जो है हमने इसमें दो मेटल रोड डिप कर दी। मेटल रोड, क्योंकि उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं। तो हमारे पास ये हुआ मेटल रोड्स। इनको हम केमिस्ट्री में कहेंगे इलेक्ट्रोड। ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोड। और हमारे पास जो है हमारे पास ये पॉजिटिव और एक ये निगेटिव, इसे हम किसी भी बैटरी वगैरह से जोड़ देते हैं। एक जो हमारे पास रोड है वो बिहेव करता है एज कैथोड, और हमारे पास दूसरा जो है वो बिहेव करता है एज एनोड। और जब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट इसको दिया जाएगा तो इसमें जो केमिकल चेंज होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, जब इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं उसमें जो केमिकल चेंज होता है उसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिएगा क्या है ये, होता कैसे उसके बारे में बात करते हैं। अब ये हमारे पास जो है इसमें दो तरह के आयन होंगे। हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, सच एज NaCl है, KCl है, आपका HCl है, कोई भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया तो हम एक पॉजिटिव आयन बनेंगे। इसमें दो तरह के आयन फॉर्म होंगे, एक होंगे आपके निगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन, कुछ नेगेटिव आयन, कुछ पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास जो है जो नेगेटिव आयन मूव करेंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे, और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। और उससे क्या होगा, आपका केमिकल चेंज इसमें हो जाएगा। अब जैसे मान लो हम HCl के बारे में बात करें, तो अगर HCl लिया हमने तो H प्लस होगा और Cl क्या हो जाएगा? माइनस। H प्लस है और Cl क्या हो जाएगा? माइनस। अब क्या होगा, हमारे पास जो है ये आयोनाइज हो गया। अब एक हमारे पास है, एक तो है हमारे पास एनोड और एक है कैथोड। तो हमने लिया एट एनोड। अब एनोड पर क्या होने वाला है, एनोड पर क्या होना है उसको देखते हैं। एनोड जो है, एनोड है पॉजिटिव, तो इसके ये जो इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे वो निगेटिव आयन मूव करेंगे। जब निगेटिव आयन मूव करेंगे तो हमने निगेटिव आयन लिया Cl माइनस। अब क्या होगा, Cl ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसको निकाल देगा और क्या हो जाएगा? Cl फॉर्म हो जाएगा, और 2Cl आपस में कनेक्ट होके कर लेंगे Cl2। और ऐसे ही हमारे पास एट कैथोड पर क्या होगा, कैथोड खुद में है निगेटिव। जब निगेटिव है तो क्या होगा, इसकी ओर मूव करेगा H प्लस आयन, और H प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये कहला बन जाएगा H, और दो H आपस में कंबाइन होकर फॉर्म करेंगे H2। देखिएगा ये प्रोसेस होगा, यानी कि अगर HCl में हम HCl का सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा उससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन फॉर्म हो जाएंगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्या हो जाएंगी? फॉर्म हो जाएंगी। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, जो उसमें केमिकल चेंजिंग होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो भाई, ये जो है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ जो है
एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और कैथोड की साइड होगा रिडक्शन, कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करेगा, लॉस करेगा, तो वहां होगा ऑक्सीडेशन, जब कोई लेगा तो उसका होगा रिडक्शन। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, उसके बेस पर फैराडे के दो लॉ हैं। तो फैराडे जो हमारे पास, फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दो लॉ हैं, दोनों हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये लॉ कहता है कि जब हमारे पास कोई आप इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, जो आप अभी आप समझा रहा था, मैं आपको दो इलेक्ट्रोड ले लिए हमने, और उसमें हमने जो है आपने उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, तो क्या होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। तो अब जो समझना है वो ये है कि इस इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगी या अमाउंट इससे लिबरेट होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक चार्ज जो इसमें हम पास करा रहे हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज हम पास कराएंगे, उतने ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगी। जैसे आपने देखा होगा समर, उसमें विंटर में, सर्दियों के दिनों में क्या होता है, जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें एक रोड डालते हैं। तो आपने देखा होगा उस पर जो है, जब शुरू में इस्तेमाल करते हैं उसे हम, तो उस पर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट नहीं होता। लेकिन कुछ टाइम धीरे 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 उस पर क्या होता है, एक वाइट वाइट सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, और जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उस पर डिपॉजिट होता चला जाता है। तो वो जो आपका अमाउंट जो डिपॉजिट हुई है, उसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो इसी से यूज़ करेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ से। तो हमारे पास जो है, जो अमाउंट उस रोड पर डिपॉजिट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास करा रहे हो। तो हमारे पास W इज इक्वल टू हो जाएगा ZQ। और हमारे पास जो है जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और क्यू होता है हमारे पास IT। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा, हम इसको यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ZIT। अब जेड के जो है, आई क्या है, आई तो करंट है, तो किस में यूज करेंगे, एम्पियर में। और टाइम क्या है, टाइम है, टी क्या है, टाइम है, जिसको यूज करा जाएगा सेकंड में। और डब्ल्यू क्या है, कितनी अमाउंट डिपॉजिट हो गई, वो हम ग्राम में यूज करेंगे। अब हमारे पास जो है जेड क्या है, जेड होता है E इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट। E इज इक्वल टू, वो होता है आपका 1 फैराडे, इक्वल होता है 96500। अब हमारे पास जो है 96500, ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली। अगर हमें गिवन करे किसी क्वेश्चन में, तो वो यूज करेंगे जो वो देगा, अदरवाइज हम ये वाली यूज करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास ई क्या है, ई होता है इक्विवेलेंट मास, जो कैलकुलेट होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो हमारे पास जो है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, जैसे वैलेंसी हम देखें, जैसे हमारे पास कॉपर है, तो Cu2 प्लस की वैलेंसी 2 हो जाएगी। हमारे पास Ag प्लस है, Ag प्लस में Ag हो जाएगी। हमारे पास जो है Ag की हो जाएगी 1। हमारे पास जो है, कहीं हमसे कोई पूछेगा, मान लीजिए Zn है कहीं पर, उसमें 2 प्लस स्टेट में है, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो हम यहाँ पर जो है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी का यूज कर सकते हैं। एटॉमिक मास जो है वो आपको पता ही होगा, किस तरह से आपको लर्न करना है वो। हमारे पास जो है, तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में बात है। और इसका सेकंड लॉ क्या है, इसके सेकंड लॉ के बारे में हम बात करें, तो सेकंड लॉ ये होता है इसका, आपने जो है कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिए, और उनको जो है एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया। 2 और मोर आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए, कम से कम 2 तो लेने पड़ेंगे, और उससे ज़्यादा आप ले उन्हें, और उन्हें जो है आप एक सीरीज में कनेक्ट कर दें। सीरीज जो है आपका जो है, आपने एक सीरीज में उन्हें कनेक्ट करें। और आपका जो है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है आपका, तो ये निगेटिव है।
तो हमारे पास जो है इनको हमने एक सीरीज में आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारी हो जाती है सीरीज। अब ये कहता है कि जब उन्हें हमने सीरीज में आपके जो है इलेक्ट्रोडों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो अब इन पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगी, मान लीजिए ये हमारे पास ए सेल है, ये बी सेल है और ये सी सेल है। इसमें जो हमने फिल किया है वो हमारे पास जो है सपोज कीजिए कॉपर सल्फेट है, इसमें AgNO3 है और इसमें हमारे पास ZnSO4 है। तो हमारे पास जो है ये तीन हमने जो है सॉल्यूशन ले लिए इलेक्ट्रोलाइट के, और हमें जो है ये इन सेलों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अब अगर हम इनमें सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराएं, सेम अमाउंट ऑफ करंट इनमें पास कराया जाए, सीरीज में कनेक्ट करें और सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराएं, तो जो इस पर हमारे पास इस इलेक्ट्रोड पर अमाउंट डिपॉजिट होगी, किसकी, कॉपर की, जो अमाउंट डिपॉजिट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu। और इस वाले के बारे में बात करें, जो इस पर इलेक्ट्रोड पर हमारे पास अमाउंट डिपॉजिट होगी, जो इलेक्ट्रोड वगैरह हैं इन पर हमारे पास अमाउंट डिपॉजिट होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास WAg, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EAg। यानी कि कॉपर की जो अमाउंट डिपॉजिट होगी वो कॉपर के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और Ag की जो हम अमाउंट डिपॉजिट होगी वो Ag के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब हमारे पास जो है, अगर हम Zn की बात करें तो WZn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका जो है EZn। EZn हम जो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि WCU जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ECU के, WAg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा EAg के, WZn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा EZn के। मतलब जितना Zn इस पर डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम क्या करें, इसको अगर हम किसी कांस्टेंट से, हमने यहाँ पर कोई कांस्टेंट ले लिया ECU हो जाएगा, और यहाँ भी हमने कांस्टेंट ले लिया WAg, इसको हमने जो है E हो जाएगा EAg। और हम यहाँ जो बात कर रहे हैं WZn इजिकल टू हो जाएगा KEZn। अब हमारे पास जो है, अगर हम इसके साथ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें WCU, इसको इससे डिवाइड करते हैं WAg इजिकल टू की KEU ECU अपॉन KEAg। तो हमारे पास K से K कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास WCU अपॉन WAg इजिकल टू हो जाएगा ECU अपॉन हो जाएगा EAg। अब हमारे पास जो है दिमाग में क्वेश्चन ये आता है किसकी को हम अपर साइड में रखें और किसको लोअर साइड में रखें। तो इन दोनों में से आपकी मर्जी है, ये ध्यान रखना है कि आपको जिसकी वैल्यू, जिसका मास ऊपर होगा उसका इक्विवेलेंट मास भी ऊपर होगा, और जिसका आपका जो है मास नीचे होगा उसका इक्विवेलेंट मास भी नीचे होगा। अब सपोज करो हम Zn की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं Ag के साथ, तो आपकी मर्जी है किसको आपको ऊपर लेना है। तो आपने लिया WZn, इधर लिखा आपने WAg, आप इस साइड Zn अपॉन EAg, मीन्स कहने का ये है कि जिसकी वैल्यू मास की इधर ऊपर होगी उसका इक्विवेलेंट मास भी ऊपर होगा, और जिसकी वैल्यू इधर ऊपर होगी उसका जो है आपका इक्विवेलेंट मास भी नीचे होगा। अब किसी की वैल्यू किसी के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सपोज करो हम CU की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं Zn के साथ, तो हमने क्या करा, हमने लिखा W, अब आपको यहाँ जिसे ऊपर लिखना है उसको लिखिए WCU, आपको नीचे लिया आपने WZn इज इक्वल टू, इधर आपका ECU ऑन EZn। आप किसी को किसी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू ऊपर रहेगी, सेम सब्सटेंस की ऊपर रहेगी दोनों वैल्यू, और सेम सब्सटेंस की दोनों वैल्यू नीचे रहेंगी। तो ये है इसका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का मीनिंग ध्यान ये रखना है कि आप जो है इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे और सेम अमाउंट ऑफ करंट इनमें पास किया जाएगा, तो तब जाकर के ये वाला लॉ फॉलो होगा। अब देखिए इस पर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है नीट 2024 में, उसको हम करते हैं। क्वेश्चन ये है, mass in gram of copper deposited by passing 9.6487 ampere current through a voltmeter containing copper sulfate solution for 100 second is, ये given है।
क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो है कोई आपका सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन जो है उसमें आपने कॉपर सल्फेट जो है वो फिल किया हुआ है। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराते हैं तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो हमारे पास जो है हमने देखा कितने एम्पीयर करंट पास हो रहा है, तो आपका आई इज इक्वल टू हो जाएगा 9.6487। ये हो गया एम्पियर। कह रहा है थ्रो ए वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड। आपको जो टाइम गिवन है वो गिवन है 100 सेकेंड। अब हमारे पास जो है हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। मास ऑफ ग्राम कैलकुलेट, मास इन ग्राम कैलकुलेट करना है, वो होता है W इज इक्वल टू ZIT। अब Z हमारे पास नहीं है, I तो हमारे पास है 9.6487। T है 100 और हमारे पास जो है Z नहीं है। Z कैसे कैलकुलेट होगा, जो हम पीछे बात कर रहे थे। Z कैलकुलेट होगा हमारे पास E अपॉन फैराडे कांस्टेंट। ये 1 फैराडे की वैल्यू रखी जाएगी। E हमारे पास नहीं है, लेकिन 1 फैराडे इन्होंने गिवन है 96487। मैं जो आपसे बात कर रहा था, मैंने ये कहा था कि जो हमारे पास E है वो 96500 होगा। अगर इसे हम यूज करें, अगर जो वो देगा, वरना उसको यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेटली इतनी ही वैल्यू होती है। अब हमारे पास ई नहीं है। किसका ई नहीं है? कॉपर का। कॉपर का ई कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा हमारे पास, अभी हमने फॉर्मूला यूज करा था, ई इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। अब इसने जो हमारे पास एटॉमिक मास दिया है कॉपर का, वो है 63, और कॉपर की कॉपर सल्फेट में वैलेंसी होगी, ये 2 प्लस है, ये 2 माइनस, वैलेंसी हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ई आ गया। ई हमने यहाँ यूज कर लिया 31.5। ये हमने जो है 31.5 अपॉन हो जाएगा हमारे पास 96487। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 31.5 इंटू हमारे पास जो है, इसका हम जो है जीरो नीचे ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 96487 इंटू 100 अपॉन, ये हो जाएगा 96487 इंटू हमारे पास हो जाएगा 40, हमने नीचे ऐड कर ली, 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 31.5 अपॉन 100। अब इसको जब हम करेंगे, 20 है तो 2 पॉइंट इस तरफ को लगा दो, तो 0.315 ग्राम आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें जो है इतने एम्पियर का करंट पास कराएं और इतने टाइम तक पास कराएं, इतना करंट पास कराएं, इतने टाइम तक पास कराएं, इतनी अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी किस पर? इलेक्ट्रोड पर। तो ये नीट 2024 में क्वेश्चन आया था। देखिएगा, नेक्स्ट वीक से हम जो है 11th के और 12th के दोनों क्लास की वीडियो आपको डाली जाएंगी। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।